हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसका लास्ट लेक्चर या लेक्चर नंबर 3 जो है पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा फेडरलिज्म चैप्टर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हमने क्या देखा बेटा, हमने पूरे चैप्टर में समझा कि फेडरलिज्म आखिर होता क्या है, फेडरलिज्म के आखिर फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो किन मायनों में है, वो क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, इंडिया की क्या लैंग्वेज पॉलिसी है, भारत के संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दे रखी है, सेंटर और स्टेट के क्या इससे रिलेशंस हैं, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें हमने क्या करी थी बेटा, इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। आज जो हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन आखिर होता क्या है और इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए देखिए बेटा, हमने क्या पढ़ा था बेटा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जो उसका पहला फीचर हमने पढ़ा था, या तो उसमें 2 टायर होते हैं या 2 से ज्यादा टायर होते हैं। यानी कि या तो किसी कंट्री के अंदर आपको 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे और 2 से ज्यादा लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक हम जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे थे वो हम उन कंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे जहां पे सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। तो सर क्या इंडिया में भी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी? हाँ बेटा, 1992 से पहले इंडिया में भी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन 1992 के बाद या 1992 से इंडिया के अंदर थर्ड यानी कि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी निकल के आई। कैसे, वो अभी हम समझेंगे। देखिए, इंडिया जो है बेटा एक वास्ट कंट्री है और इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए सिर्फ 2 टायर काफी नहीं है, यानी कि 2 लेवल काफी नहीं है। और इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है बेटा वो भी बहुत बड़े बड़े स्टेट्स है बेटा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? पॉपुलेशन में अगर कंपेयर किया जाए तो यूपी तो बेटा वो रशिया से भी बड़ा है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है और काफी सारे ऐसे स्टेट्स है बेटा जो इंटरनली क्या है, डाइवर्स है, यानी कि डाइवर्सिटी उसके अंदर रहती है। तो जरूरी है कि इन स्टेट्स के अंडर भी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट तो है ही सही, लेकिन स्टेट्स के अंदर भी पावर को क्या किया जाए बेटा, शेयर किया जाए। समझ पा रहे हैं बेटा? इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के अंदर इसमें इतने बड़े बड़े राज्य हैं और हर राज्य के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल रहते हैं, तो स्टेट के अंदर भी पावर को क्या किया जाए बेटा, डिवाइड किया जाए। तो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया की इतनी बड़ी वास्ट कंट्री को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि किसके अंडर में काम करेगी बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और उसी के तहत इंडिया में एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी निकल के आई बेटा, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो पावर को शेयर किया गया विद इन द स्टेट गवर्नमेंट, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और ये जो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट सेटअप की गई बेटा, इसे क्या कहा गया, इसे लोकल गवर्नमेंट कहा गया। क्या कहा गया बेटा, इसे लोकल गवर्नमेंट कहा गया। चलिए, अब व्हाट डू यू मीन बाय सर दिस टर्म डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन पावर इज टेकन अवे, जब पावर ले ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से और कुछ पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जब पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को लेकर लोकल गवर्नमेंट को जब वो पावर दे दी जाती है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है बेटा, उस कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जो बेसिक आइडिया था बेटा डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, उसका मतलब ये था कि जो बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज होते हैं बेटा, जो लोकल लेवल पे ही ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप लोकल लेवल की गवर्नमेंट बना दोगे तो जो लोकल लेवल के इश्यूज है वो लोकल लेवल पे सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल के आदमी को ज्यादा पता है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व करना है, और उनके पास जो पैसा आ रहा है उसको कहां इन्वेस्ट करना है, ये भी उन्हें आइडिया रहता है बेटा। ठीक है, तो जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनको ज्यादा नॉलेज रहती है बेटा वहां के प्रॉब्लम की, और उनके पास बेटर आइडियाज भी रहते हैं कि उनको पैसा कहां पे खर्च करना है और किस तरीके से रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और साथ के साथ लोकल गवर्नमेंट को सेटअप करने से लोकल लेवल पे भी लोगों के दिलों में फीलिंग आएगी कि उनको डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने को मिलता है। तो इससे क्या होता है बेटा, एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन या डेमोक्रेटिक कंट्री या लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और याद रखना, लोकल गवर्नमेंट भी 2 तरीके की होती है। एक होती है बेटा रूरल एरियाज में, जिसे आप पंचायती राज के नाम से जानते हो, पीआर, और एक होती है बेटा आपकी अर्बन एरियाज में, ठीक है, जिसे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो बेटा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हो। ये 2 तरीके की लोकल गवर्नमेंट होती है, एक रूरल एरियाज में होती है बेटा जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, और एक अर्बन एरियाज में होती है जिसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड थी वो संविधान के अंदर रिकॉग्नाइज की गई थी, लेकिन काफी सारी कोशिश की गई बेटा पावर को डिसेंट्रलाइज करने की, ताकि लोकल लेवल पे विलेजेस और टाउन्स को पावर दी जा सके। देखिए,
पंचायतों को सेटअप किया गया विलेजेस में और म्युनिसिपैलिटीज को सेटअप किया गया अर्बन एरियाज में, कुछ कुछ राज्यों में। लेकिन ये सारी की सारी किसके अंडर में आ रही थी बेटा? डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रही थी। और इनके जो इलेक्शंस हुआ करते थे, यानी कि जो पंचायत के इलेक्शंस हुआ करते थे या जो ये म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हुआ करते थे, वो रेगुलर बेसिस पे हेल्ड नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, हमें धुंधला नजर आ रहा था। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट थी बेटा, उनके पास ज्यादा पावर्स भी नहीं थी, ना ही उनके पास रिसोर्सेस थे खुद के। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा था 1992 से पहले, वो चल तो रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे हम कह सकते हैं कि है ना, डगमग डगमग होकर क्या हो रहा था बेटा, चल रहा था। लेकिन 1992 में एक मेन इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया। क्या कदम उठाया गया बेटा? एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 73rd नंबर का। 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में। 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत लोकल लेवल गवर्नमेंट को, या हम कह सकते हैं जिसके तहत पंचायती राज को बेटा संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखना बेटा, 73rd अमेंडमेंट के तहत तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है बेटा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए देखिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको रेगुलर लेवल पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, जो कि पहले नहीं हो रहे थे। सीट्स रिजर्व करी जाएगी बेटा इलेक्शन के अंदर, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स के हो, या बैकवर्ड क्लास के हो। महिलाओं को 1/3 सीट्स रिजर्व की गई बेटा। ठीक है, पंचायती राज इलेक्शंस में 1/3 सीट्स है ना, जिसे हम 33.33% भी कहते हैं, वो सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई बेटा। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के राज्य निर्वाचन आयोग के जरिए इसके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, पंचायत के और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को सलाह दी गई कि वो कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या करे बेटा, शेयर करे। और ये जो शेयरिंग होगा रिसोर्सेज का, ये स्टेट टू स्टेट क्या करता जाएगा बेटा, वेराई करता जाएगा। तो 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लोकल गवर्नमेंट को काफी सारी पावर्स दी गई। रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस हुए बेटा, SC STs को रिजर्वेशन दिया गया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई चुनाव करवाने की, और स्टेट गवर्नमेंट को सलाह दी गई कि कुछ रिसोर्सेस और कुछ पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, ताकि लोकल गवर्नमेंट अपने स्तर पर क्या कर पाए बेटा, बढ़िया तरीके से काम कर पाए। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखिए, रूरल में जो लोकल गवर्नमेंट होती है बेटा, उसे किसके नाम से जाना जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि जो गांव एरिया वाले में जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसे पंचायती राज कहा जाएगा बेटा। ठीक है, हर एक विलेज की बेटा आपको ग्राम पंचायती देखने को मिलेगी, जिसे ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये काउंसिल होती है बेटा, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, और इनका जो लीडर होता है उसे सरपंच कहा जाता है। और ये इलेक्ट किए जाते हैं बेटा ग्राम सभा के जरिए। किसके जरिए इलेक्ट किए जाते हैं बेटा? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा कौन होती है बेटा? गांव के अंदर रहने वाले जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन एडल्ट होने चाहिए, वो सारे एडल्ट जो पॉपुलेशन होती है बेटा, वो ग्राम सभा कहलाती है। और ये ग्राम सभा ही मिलकर क्या करवाते हैं बेटा, चुनाव के इलेक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं और सरपंच को जिताते हैं। जितने भी विलेज के वोटर्स हैं वो सारे के सारे इस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं बेटा। और इस ग्राम सभा की मीटिंग जो है बेटा साल में 2 से 3 बार होती है, जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि सरकार की तरफ से जो लोकल गवर्नमेंट को या पंचायती राज को जो पैसा आया है, उस पैसे को कहां पे खर्च करना है और कैसे खर्च करना है, प्लानिंग और पॉलिसीज इसमें बनाई जाती है। क्लियर? जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है बेटा, इसके ऊपर कौन होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। देखिए बेटा, पंचायती राज जो है वो रिपोर्ट करता है पंचायत समिति को। पंचायती राज में एक ग्राम पंचायत आती है, और पंचायती समिति में 2 या 2 से ज्यादा ग्राम पंचायत आती है, जिसे 5 से 6 पंचायतें मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या मंडल समिति मिलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बेटा। इसके अंदर पंचायत के सभी मेंबर्स होते हैं बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बेटा आपको। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसको करते हैं बेटा? जिला परिषद को रिपोर्ट करते हैं। जिला परिषद के अंदर आपके लोकसभा के मेंबर्स आ जाते हैं, MLAs आ जाते हैं, सारे के सारे जिला परिषद के मेंबर होते हैं बेटा। और जिला परिषद को जो लीड करते हैं वो कौन होते हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। याद रखना है बेटा इस बात को। ठीक है, सिंपल चीजें यहाँ पढ़ चुके हैं। वैसे ही बेटा लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो है बेटा अर्बन सेंटर्स में भी खोली जाती है, और अर्बन एरियाज में क्या बोला जाता है? इसको म्युनिसिपैलिटीज बोला जाता है। म्युनिसिपैलिटीज जो है शहरों में सेटअप करी जाती है बेटा। बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है बेटा। ठीक है, और ये जो म्युनिसिपैलिटीज और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ये इलेक्टेड बॉडीज के जरिए कंट्रोल करी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का बेटा, और इसके हेड को क्या कहा जाता है बेटा? मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मेयर कहा जाता है। तो याद रखना, पंचायती राज किसको रिपोर्ट करती है? पंचायत समिति। पंचायत समिति रिपोर्ट करती है जिला परिषद को। बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, छोटे मोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटीज होती है। इनके भी इलेक्टेड बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और इनका जो लीडर होता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसे मेयर यानी कि महापौर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, और
जैसा कि आपको पता है बेटा, और क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, और हम इसके अंदर देखते हैं बेटा, दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है बेटा, वो इंडिया के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे इंप्लीकेशंस लेके आया, बहुत ही अच्छे मुद्दे लेके आया। अभी अगर देखा जाए बेटा तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर पूरे ऑल ओवर कंट्री में बेटा। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का पूरे वर्ल्ड के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया था बेटा लोकल गवर्नमेंट को लेकर, उसने हमारी कंट्री के लोकतंत्र को भी क्या किया है बेटा, मजबूत किया है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। इसकी वजह से वुमेन्स की पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, वुमेन्स की आवाज और रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ी है डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन काफी सारी डिफिकल्टीज भी उनको फेस करनी पड़ी। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शंस तो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, बिल्कुल उत्साह के साथ होते हैं, लेकिन ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है, जो साल में 2 या 3 बार होती थी, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है। क्लियर है बेटा। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। आज भी काफी सारी राज्य सरकारों ने लोकल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से पावर्स नहीं दी है, ना ही उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो अभी हमें बहुत लंबा रास्ता कवर करना है, लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं है कि अभी सारी चीजें नेगेटिव है, कुछ चीजें अच्छी भी है बेटा। तो लोकल गवर्नमेंट की वजह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। क्लियर है बेटा। यहां तक समझ में आई चीजें बेटा आपको। तो इसके साथ क्या होता है बेटा, हमारा जो टॉपिक है फेडरलिज्म, वो टॉपिक क्या होता है बेटा, हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। अब इसके क्या है बेटा, इसके आगे हम अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा इस चैप्टर के, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। इसको पॉलिटिकल मैप पे आपको मार्क करना है, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो ये रहा बेटा गोवा, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, छोटा सा दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे, ये आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिख पा रहा है, दूसरे कलर से लिखूं, ये रहा बेटा, दिख रहा है बेटा, ये गोवा है। ठीक है, ये गोवा दिख गया आपको। और क्या मार्क करना है बेटा, गोवा हो गया, गोवा के अलावा क्या मार्क करना है बेटा, छत्तीसगढ़, ये दिख रहा है बेटा, ये छत्तीसगढ़, ये दिख रहा है बेटा, ये छत्तीसगढ़ इसमें मार्क हो रखा है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, उसके बाद और क्या बताया जा रहा है बेटा, ये सिक्किम, सिक्किम कहां है बेटा, तो सिक्किम ये रहा अपना। ठीक, ये सिक्किम है अपना। और ये आ गया अपना मणिपुर। मणिपुर में अभी चल भी रहा है बेटा, है ना, मैती ट्राइब और कुकी ट्राइब के बीच में क्या चल रहा है बेटा, डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये मणिपुर ट्राइब आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है बेटा, यहाँ पे लोकेट कर लेना है। चलिए, और क्या है, आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज, यानी कि इस पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर आपको 3 फेडरल कंट्री के बारे में आइडेंटिफाई करना है, अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा। तो एक तो ये रही बेटा साउथ अफ्रीका। ठीक है, याद है आपको जब पे अपार्थाइड सिस्टम हुआ था, नेल्सन मंडेला ने किया था बेटा, ये है आपके साउथ अफ्रीका। दूसरी फेडरल कंट्री कौन सी है बेटा आपकी, ये हमारी पड़ोसी देश हो गया। हमारा पड़ोसी देश कौन सा हो गया बेटा, पाकिस्तान। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया बेटा हमारा कॉन्टिनेंट, ये हो गया हमारा फेडरल कॉन्टिनेंट, कौन सा हो गया बेटा, ऑस्ट्रेलिया। दिख रहा है बेटा, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है बेटा, फेडरल कंट्रीज है अदर देन इंडिया। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको मार्क कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। एक ऐसा फीचर बताना है जो इंडिया और बेल्जियम के साथ सेम है और अलग अलग है। देखिए, अ फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेल्जियम, जो सेम है। देखिए बेल्जियम के अंदर भी बेटा पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर कर रखी है, और इंडिया के अंदर भी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर कर रखी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है बेटा, इंडिया के अंदर कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो एक तो सिमिलरिटी बतानी है, डिफरेंस बताना। तो सिमिलरिटी क्या है, बेल्जियम के अंदर भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन बेल्जियम के अंदर यूनिटी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट है। क्लियर है बेटा, तो ये एक पॉइंट डिफरेंस हो गया और सिमिलरिटी का हो गया। What is the main difference between a federal form of government and a unitary one? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए फेडरल फॉर्म में क्या होता है बेटा, पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। पावर को शेयर किया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर रहती है और अपने पास क्या है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर रहती है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है बेटा, जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। अब एग्जांपल भी पूछा गया, तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा, इंडिया। इंडिया एक फेडरल कंट्री है बेटा, क्योंकि इंडिया के अंदर लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे क्या है बेटा, बराबर बराबर सबके पास पावर है। लेकिन हम यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म का एग्जांपल है तो श्रीलंका है बेटा। श्रीलंका में क्या था बेटा, सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास है बेटा, नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, जिसमें हमने बात करी थी पावर शेयरिंग के अंदर सिन्हाला लैंग्वेज के बारे में। क्लियर है बेटा, तो ये डिफरेंस हो जाएगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।
चलिए, स्टेट इन टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 1992 का अमेंडमेंट होने से पहले कैसी थी लोकल गवर्नमेंट और उसके बाद में कैसी हो गई। तो देखिए 1992 से पहले कैसी थी। देखिए बेटा, इलेक्शन जो थे लोकल गवर्नमेंट के वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट नहीं करवाए जाते थे, यह भी हमने पढ़ा था। और लोकल गवर्नमेंट जो थी उनके पास प्रॉपर पावर्स और रिसोर्सेज भी नहीं थे खुद के। लेकिन 1992 के अमेंडमेंट होने के बाद क्या हुआ बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरी कर दिया कि रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस करवाए जाएंगे। साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया गया कि उसे अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी, और ये जो पावर और रिसोर्सेस होंगे बेटा ये स्टेट टू स्टेट क्या करेंगे, वेराई करेंगे। तो ये दो डिफरेंस आपको याद रखने, पहले इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, अब इलेक्शंस रेगुलर होते हैं। पहले पावर और रेवेन्यू शेयर नहीं किया जाते थे, अब पावर और रेवेन्यू को शेयर किया जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या सवाल है। फिल इन द ब्लैंक्स, सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कौन सा फेडरेशन है बेटा? यूनाइटेड स्टेट्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहां पे सबके पास क्या रहती है बेटा, बराबर बराबर पावर रहती है और सब स्टेट स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो क्या है बेटा, इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया क्या है बेटा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। याद रखना है आपको, इंडिया क्या है बेटा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है। किसके पास होती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यूनाइटेड स्टेट्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट्स के पास क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग पावर होती है। लेकिन इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और इंडिया में ज्यादा पावर किसके पास है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। Here are three reactions to the language policy followed in India. तीन रिएक्शंस दे रखे हैं बेटा। Give an argument and an example to support any of these positions. संगीता, ठीक है, इसमें आर्ग्यूमेंट देना। संगीता क्या बोलती है, द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। ये जो अकोमोडेशन की पॉलिसी थी उसने कंट्री की यूनिटी को मजबूती दी है। अरमान क्या बोलता है, द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैज डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। अरमान बोल रहा है कि जो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया है उससे क्या हुआ है बेटा, सब लोग लैंग्वेज को कॉन्शियस हो गए हैं। और हरीश क्या बोल रहा है बेटा, कि दिस पॉलिसी इज ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेजेस। और हरीश क्या बोल रहा है बेटा, कि सिर्फ ये इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए ये चीजें की गई है। तो देखिए, द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन मेंशन्ड बाय संगीता इज अ करेक्ट रिएक्शन। ठीक है, जाहिर सी बात है कि लैंग्वेज पॉलिसी जो हमने फॉलो करी है बेटा, उससे क्या हुआ है, कंट्री की जो यूनिटी है वो मजबूत हुई है। ड्यू टू दिस पॉलिसी इंडिया स्टेट्स इन यूनिटी विद स्टेट्स हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, हैड इंडिया नॉट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन सेवरल स्टेट्स कुड हैव प्रपोज्ड सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री। तो इसमें संगीता का जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा सही है बेटा, जिसने क्या किया है बेटा, लैंग्वेज पॉलिसी की वजह से कंट्री की यूनिटी को क्या किया है बेटा, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूती दी है। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट इज, क्या फेडरल गवर्नमेंट फीचर क्या था, नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ये आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट पावर जो करती है डिवाइड करती है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो राइट आंसर क्या है बेटा इसका, नंबर 4। A few subjects in various lists of the Indian Constitution are given here. Group them under the Union, State and concurrent list in the provided in the defense below. Defense जो है बेटा वो किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, ये बात ध्यान रखना। पुलिस किस में आएगा बेटा, स्टेट लिस्ट में आएगा। एग्रीकल्चर किस में आएगा बेटा, स्टेट लिस्ट में आएगा। एजुकेशन किस में आएगा बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। बैंकिंग किस में आएगी बेटा, यूनियन लिस्ट में आएगी। ठीक है, और फॉरेस्ट जो है बेटा वो किस में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। कम्युनिकेशन जो है बेटा वो यूनियन लिस्ट में आएगा। ट्रेड जो है बेटा वो स्टेट लिस्ट में आएगा। और मैरिजेस जो है बेटा वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए, examine the following pairs that give the level of government in India and the powers of the government at the level to make laws on the subject mentioned against each. Which of the following pairs is not correctly matched? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे बनाती है, ये तो सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट का बनाती है, ये भी सही है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट का बनाती है, ये भी सही है। रेजिडरी पावर्स पे लोकल गवर्नमेंट बनाती है, नहीं बेटा, रेजिडरी पावर्स पे कौन बनाती है, रियम, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ये गलत है बेटा, ये करेक्टली मैच नहीं है। 11 क्या है बेटा, मैच लिस्ट 1 सेकंड, तो करेक्ट आंसर यूज द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, चलिए, तो यूनियन ऑफ इंडिया का लीडर कौन है, यूनियन ऑफ इंडिया का लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट का लीडर कौन होता है बेटा, स्टेट का लीडर हो जाता है बेटा आपका गवर्नर। ठीक, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लीडर कौन होता है बेटा, अभी पढ़ाया था, मेयर। और ग्राम पंचायत का लीडर कौन होता है, सरपंच। तो यूनियन ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का गवर्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर और ग्राम पंचायत का कौन हो जाता है बेटा, सरपंच हो जाता है। क्लियर? चलिए
कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इन अ फेडरल द पावर्स ऑफ द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड, ये भी सही है। इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रेस्पेक्ट स्टेट, ये भी सही है। श्रीलंका का इसमें कोई लेना देना नहीं है और इसका भी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए और बी। थर्ड राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए हैं बेटा, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या करेंगे बेटा, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके हो गए हैं बेटा, आप चाहे तो उसको मैच कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या करेंगे बेटा, इसके समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस अब हम डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सिर्फ एक डिसीजन लेते हैं, जहां पे सिर्फ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, श्रीलंका। ठीक है, हालांकि बेल्जियम बाद में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल गया था, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, श्रीलंका, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू क्या है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। इन फेडरलिज्म देयर इज यूजुअली मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, तो दो ऑप्शन सही हो गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है। थर्ड, हाउ मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, कितनी कंट्रीज है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है बेटा, तो ओनली 25। डैश मेड द शिफ्ट फ्रॉम अ यूनिटी टू अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बेल्जियम बेटा, बेल्जियम ने क्या किया था बेटा, बेल्जियम ने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किसमें शिफ्ट लिया था बेटा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में है, यूएसए में भी है, रशिया में भी है, नन ऑफ द अबव, तीनों में है बेटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीनों में है बेटा। ठीक है, Which of the following does not have a federal political system, किसमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, चाइना में नहीं, चाइना में नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है, न्यूजीलैंड में भी नहीं है, जापान में भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following statement is true about the unitary system of government? Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. ये भी ठीक है. The central government can pass an orders to the provincial or local government. जब ये दोनों पॉइंट सही है तो जाहिर सी बात है राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा. राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा. क्लियर है बेटा. चलिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज डैश प्रिंसिपल लैंग्वेजेस. संविधान के 8th शेड्यूल के अंदर इंडिया की कितनी प्रिंसिपल लैंग्वेजेस है, तो सिंपल सवाल है बेटा 22. The federal system of government has dual objectives to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodating regional diversity. क्या वो कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करता है और साथ के साथ रीजनल डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करता है, तो हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ट्रू. Which of the following is an example of holding together federation? Holding together federation का एग्जांपल आपको पता है बेटा कौन है, इंडिया है. याद आ जाएगा, इंडिया. इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है. Which of the following is an example of coming together federation? यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यूएसए. ठीक है, कमिंग टुगेदर था ना कि होल्डिंग टुगेदर था, हाँ ठीक है. 12. Which of the following are included in union list? इन तीनों टॉपिक्स में से यूनियन लिस्ट में क्या क्या आएंगे, बैंकिंग यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, फॉरेन अफेयर्स ये भी टॉपिक है, डिफेंस. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तीनों टॉपिक्स इसके बेटा यूनियन लिस्ट के. Which of the following subjects are included स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा आता है, एग्रीकल्चर, हाँ ये भी आता है, इरिगेशन भी आता है, पुलिस भी आता है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. तीनों स्टेट लिस्ट में आते हैं. इफ देयर इज अ कंफ्लिक्ट इन लॉज मेड फॉर द सब्जेक्ट इन द कॉर्पोरेट लिस्ट, कॉर्पोरेट लिस्ट में कानून बनाते हुए देखो कि कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो किसका डिसीजन चलेगा, फाइनल डिसीजन चलेगा बेटा किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का. Who has the power to make laws on the residuary subject? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो आपको पता है बेटा यूनियन गवर्नमेंट का, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. Which of the following states in India enjoy special status? कौन से ऐसे स्टेट है राज्य इंडिया के जो स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करते हैं, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, मिजोरम भी करता है, नागालैंड भी करता है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. 17 क्या है, ड्यू टू देयर पेक्युलर सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स स्पेशल स्टेटस टू सम इंडियन स्टेट्स. दीस प्रोविजंस आर गिवन इन आर्टिकल 371. ठीक है, 370 और 371 की बात हो रही है बेटा ये. ठीक है, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी. एग्जाम्पल ऑफ सच स्टेट, कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेट्स बनाए गए, वो थे झारखंड, उत्तराखंड और नागालैंड. झारखंड बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, नागालैंड जो है असम से अलग हुआ. तो राइट आंसर क्या है बेटा, ऑल ऑफ द अबव. Besides Hindi, there are other languages recognized as scheduled language by the constitution. हिंदी के अलावा और कितनी लैंग्वेजेस है बेटा, 21. 20 क्या है, the number of languages in India depends on the way one counts as per information recorded. So there are dash distinct languages which people mentioned as their mother tongue. मदर टंग कितनी है, लगभग यहाँ पे 1300 मदर टंग है बेटा. ठीक है, भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती है बेटा, लेकिन 1300 यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, मदर टंग हो जाएगी. क्लियर है बेटा. इसके साथ अपने 20 MCQ क्वेश्चंस भी क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट होते हैं. क्लियर है क्या बेटा आप लोगों को.
ठीक है। तो ये बेटा क्या हुआ, ये अपना फेडरलिज्म चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर आऊंगा आपके लिए लेके, वो इकोनॉमिक्स का लेके आऊंगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसको हम कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स में हम उसको कंप्लीट करें और फिर उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए बेटा। आई होप आपको ये चीजें सारी की सारी समझ में आ रही होगी। और डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा बेटा, कि किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके जब राज्यों को सौंप दी जाती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है बेटा उसे, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इन चीजों को कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।